Hello everybody. Today we will discuss about research work, and in research we will discuss about the research proposal, which is also called state of art, and somewhere it is also called synopsis, same thing, and proposal drafting. By whatever name, either research proposal, either state of art, either synopsis, either proposal drafting. आज रिसर्च प्रपोजल के बारे में देखेंगे, स्टेट ऑफ आर्ट कैसे बनाते हैं, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, सिनॉप्सिस कैसे लिखी जाती है, या प्रपोजल ड्राफ्टिंग यानी रिसर्च प्रपोजल ड्राफ्ट कैसे किया जाता है, कैसे इसका जो मसौदा है, प्रपत्र है, वो तैयार किया जाता है रिसर्च का। तो वी आर डिस्कसिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग वाया द research platform here, learning research publication infotech and media private limited। तो इसके प्लेटफॉर्म से, इसके माध्यम से रिसर्च प्रपोजल आज देख रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर रिसर्च प्रपोजल, कैसे बनाते हैं रिसर्च प्रपोजल। और रिसर्च क्या है कि किसी भी चीज को री इन्वेस्टिगेट करना, रिसर्च करना, देखना, सर्च करना, लुक बैक करना, जो चीज ऑलरेडी या तो हुई है या होनी है या नई हो सकती है, कोई चीज इन्वेंट हो सकती है, सो दैट शुड बी व्हाट, इस चीज को देखा जाना, इस चीज पे इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना, इवेल्युएशन करना, ये सारा का सारा रिसर्च। अगर इफ यू विल डिजाइन देन रिसर्च, इसका मतलब किसी चीज को पुनः सर्च करना, किसी चीज को पुनः शोध कार्य करना। हिंदी में इसको बोलते हैं शोध। शोध का मतलब होता है किसी चीज की खोज करना, किसी चीज को और जानना, छानना, और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करना, कुछ ना कुछ रिजल्ट प्राप्त करना, और कुछ ना कुछ जो है रिजल्ट्स को निकालना। अब अगर किसी भी रिसर्च को करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ मसौदा तैयार करना पड़ेगा, कोई प्रपोजल ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। और रिसर्च प्रपोजल को ड्राफ्ट करने के लिए, बनाने के लिए क्या क्या ध्यान में रखते हैं, कैसे बनता है रिसर्च प्रपोजल, आज का जो वीडियो है वो इसी तरीके से इस चीज पर है। रिसर्च प्रपोजल को जब कभी भी बनाया जाता है, रिसर्च प्रपोजल जो पीएचडी के स्कॉलर्स होते हैं, रिसर्च करने वाले होते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, वह भी बनाते हैं। रिसर्च प्रपोजल को जो रिसर्च कर रहे हैं किसी भी चीज पर, किसी टॉपिक पे, किसी थीम पे, किसी भी चीज पे अगर सर्च कर रहे हैं, कोई चीज लुक बैक कर रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, खोजी जा रही हैं, वह भी करते हैं। मतलब जो भी शोधार्थी होते हैं, शोध करने वाले होते हैं, कुछ ना कुछ, अब वो दैट में भी इन द फील्ड ऑफ साइंस ऑल्सो, वो विज्ञान के क्षेत्र में भी हो सकता है, ह्यूमैनिटी के क्षेत्र में भी हो सकता है, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हो सकता है, मेडिकल के क्षेत्र में भी हो सकता है, एजुकेशन के क्षेत्र में भी हो सकते हैं, या फिर कॉमर्स के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र, इन एनी ऑफ द वर्ड, इन एनी ऑफ द एरिया, लॉ के क्षेत्र में हो सकता है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में जिसमें भी रिसर्च की जा रही है, जिस भी टॉपिक पर रिसर्च की जा रही है, उसका प्रपोजल तैयार किया जाता है। रिसर्च प्रपोजल जब तैयार किया है तो रिसर्च प्रपोजल बनाया जाता है, कुछ इस तरीके का बनता है। तो रिसर्च प्रपोजल कहीं पर भी बनाते हैं तो कुछ ना कुछ एक रिपोर्ट टाइप की बनती है। रिपोर्ट बनती है तो उसमें क्या क्या दिखा जाता है। रिसर्च प्रपोजल में सबसे पहले जिन भी एब्रिविएशंस को यूज किया, व्हाटएवर एब्रिविएशंस उस रिसर्च प्रपोजल में जो भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज करी है उनको लिखा जाता है। तो सबसे पहले रिपोर्ट में वह लिख दिया जाता है। देन लिस्ट ऑफ टेबल्स, क्या क्या टेबल यूज करी, कोई टेबल यूज करी है तो वो लिख दी जाती है। लिस्ट ऑफ फिगर्स इफ दैट में बी यूज्ड तो वह भी लिख दी जाती है। तो ये सब चीजें इनिशियली आ जाती है कंटेंट। नाउ अब सबसे पहले कंटेंट की टेबल बनाएंगे, या कंटेंट रिपोर्ट का जो कंटेंट का पेज बनाएंगे, कौन कौन सी चीजें, विषय सूची जिसे कहते हैं, बनाएंगे। तो उसमें सबसे पहले ये सब तो लिखा जाएगा, एब्रिविएशन, लिस्ट ऑफ टेबल एंड लिस्ट ऑफ फिगर्स। जब एब्रिविएशन, लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर्स बनाया जाता है तो उस पेज में रोमन अल्फाबेट से नीचे से जो है हेडर, फुटर, जो फुटर है या हेडर में जहां पर भी पेज के नंबर को या पेज के आइडेंटिफिकेशन को आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। दैट द पेज आइडेंटिफिकेशन शुड बी आइडेंटिफाइड इन हेडर, in footer, either in abbreviation, page or list of tables and figures. Now
इनिशियली क्या किया जाता है, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल को लिखते समय इंट्रोडक्शन शुड बी इनिशियली रिटन, देन लिटरेचर रिव्यू एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप। तो फिर कौन कौन सा उस रिसर्च से संबंधित कितना लिटरेचर है, कौन कौन सा पहले काम हो रखा है, वट एवर वर्क इनिशियली हैज बीन डन रिगार्डिंग दैट रिसर्च टॉपिक या रिसर्च थिंग, तो उसे रिसर्च रिव्यू कहते हैं, रिसर्च लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, लिटरेचर सर्वे करना कहते हैं, या लिटरेचर गो थ्रू कहते हैं, जो भी कह सकते हैं। तो इसीलिए लिटरेचर रिव्यू एंड देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप। अब ऐसा हो जाए तो देन व्हाट, इसके बाद आता है आइडेंटिफाइंग द एरिया ऑफ रिसर्च एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन रिसर्च गैप। अब सबसे पहले देन आइडेंटिफाई करना, एरिया ऑफ रिसर्च, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करना, और फिर ऑब्जेक्टिव बना देना, कितने ऑब्जेक्टिव हैं, किन किन पे रिसर्च करेंगे, कौन कौन से उद्देश्य हैं जिसके लिए किसी रिसर्च को किया जाएगा। फिर उसके बाद प्रपोजल, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड सॉल्यूशन मॉडल है, देन प्रपोजल टाइम फ्रेम यानी फ्लो चार्ट, कितने समय में पूरी हो जाएगी, और पब्लिकेशन कौन कौन से अगर हैं, अगर हो रखे हैं पहले, या फिर अगर कोई और ऑलरेडी पहले से काम किया है किसी ने, तो कौन कौन से वो रिसर्च के पेपर, पब्लिश्ड पेपर्स हैं, प्रपोज रिसर्च जो वर्क है उसको, और रेफरेंसेस कौन कौन से, किन किन रेफरेंसेस को साइट करके या ले करके रिसर्च की जा रही है। अब थोड़ा सा और गहराई में आते हैं कि इन पॉइंट्स के अंदर किस तरीके से चीजों को देखते हैं। नाउ इनिशियली सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। नाउ इनिशियली द इंट्रोडक्शन दैट हैज बीन देयर। तो इंट्रोडक्शन जब शुरू में आएगा तो इंट्रोडक्शन के अंदर किन किन चीजों को देखा जाता है। अगर इंट्रोडक्शन देखा जाए, अगर इंट्रोडक्शन दैट हैज बीन डन, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं, मतलब उस रिसर्च की जितनी भी समरी है, जितना भी समरी फॉर्म में चीजें हैं, या जो भी कुछ इसमें एक स्टोरी टाइप से, एक इस तरीके से कि एक के बाद एक चीजें जुड़ी पड़ी हो, तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन में मेन वो चीजें लिखी हैं, जैसे किसी टॉपिक पर कर रहे हैं तो ऑलरेडी पहले उसमें क्या हुआ, फिर उसमें नई चीजें क्या क्या आई, और नई चीजें आई तो उसके बाद जो रिसर्च कर रहे हैं वो क्यों है, और फिर जिस रिसर्च को कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, और उससे क्या क्या मेन चीजें निकल कर आएंगी, उनको पॉइंट्स के रूप में इस इंट्रोडक्शन में लिख दिया जाता है। नेक्स्ट है लिटरेचर रिव्यू एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप। अब लिटरेचर रिव्यू जब करेंगे तो लिटरेचर रिव्यू में भाई पिछला कितना काम हुआ है, क्या क्या काम हुआ है रिसर्च में, क्या क्या किसी टॉपिक पे पहले ऑलरेडी रिसर्चर्स ने क्या क्या कर रखा है, क्या कुछ किया गया है, वो इसमें डिस्कस किया जाता है। दो तरीके के लिटरेचर रिव्यू होते हैं। लिटरेचर रिव्यू एक होता है जनरल रिव्यू, एक होता है वन इज कॉल्ड जनरल रिव्यू, ऐसा भी लिखा, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, एंड वन इज कॉल्ड रिव्यू ऑफ की पेपर्स विद रिसर्च गैप। मतलब जनरल रिव्यू जो एक सिंपल रिव्यू से जो भी कमेंट्स निकले हैं जिस भी तरीके से, दैट में भी कंटेंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल जनरल रिव्यू को किस तरीके से किया जाता है, जनरल रिव्यू को इस तरीके से किया जा सकता है कि जनरल रिव्यू में जो भी पहले रिसर्च पेपर ले रखे हैं, या रिसर्च आर्टिकल्स लिए हैं, या कहीं से भी रिसर्च की जिस चीज पे रिसर्च की जा रही है उस बात को बोला जा रहा है, कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए जा रहे हैं, तो जनरल रिव्यू में डाले जा सकते हैं एज एन रेफरेंस के रूप में। अब रेफरेंस डालने के तरीके हैं, या तो बात को लिख दिया जाए और आगे से नंबर लिख दिया जाए और उसे रेफरेंस में कोट करेंगे ही, या फिर रेफरेंस को लिखने के ये भी तरीके होते हैं कि पहले राइटर का नाम लिखा फिर @l लिख दिया। @l मतलब ये होता है कि जितने भी राइटर हैं बाकी के वो सब इसमें इंक्लूड हो जाए, इस तरीके से, और नंबर लिख दिया। और फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन, ऐसे करके इन नंबर ब्रैकेट में नंबर लिख दिया, और फिर उसके आगे क्या बात बोली जा रही है वो बोल दी रिसर्च पेपर की, वह भी कर सकते हैं, उसको भी रेफरेंस में साइट कर दिया। तो ये सारा का सारा जनरल रिव्यू में लिखा जाता है। तो ये जनरल रिव्यू का पार्ट होता है। अगर जनरल रिव्यू का पार्ट है तो देन व्हाट, जनरल रिव्यू में ये सारी की सारी इज आल्सो पार्ट ऑफ जनरल लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू में एक और चीज आती है, वो है रिव्यू ऑफ की पेपर्स विद गैप। अब जो भी मेन पेपर हैं, जो उस जिस भी रिसर्च को कर रहे हैं, जो भी रिसर्च टॉपिक है, जो भी रिसर्च का शीर्षक है, टाइटल है, इस तरीके का जो भी रिसर्च टाइटल है, उसका रिव्यू, उसका क्रक्स कैसा है, कैसा उसका निचोड़ है, तो उससे क्या विद गैप्स,
गैप्स के साथ क्या है वो क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का एक और पार्ट है। अब उसमें क्या होगा, जब इस तरीके का रिव्यू करेंगे रिसर्च पेपर का, उसमें क्या क्या गैप्स है ये देखेंगे, तो इसमें एक चीज कर सकते हैं, वेरियस केस स्टडीज को डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी केस स्टडीज है, अब इसमें कई सारे लोग केस नंबर 1 बनाते हैं, कई 1 2 3 जितने भी बना सकते हैं ऐसे के, क्योंकि पेज की भी लिमिट रह सकती है, पेज की लिमिट भी हो सकती है, नहीं भी अगर लिमिट है, अगर इफेक्टिव रिसर्च बनानी है तो मिनिमम पेज संख्या हो सकती है, अगर मैक्सिमम नहीं भी है तो केसेस को यहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है कि मतलब ये पर्टिकुलर ऐसा केस है, कोई इस तरीके का है तो इसमें क्या क्या पेपर है, और कोई और केस है तो किसी में क्या क्या पेपर है, कि कोई और थीम है तो उसमें क्या क्या पेपर है। तो इस तरीके से केस स्टडीज बना करके रिव्यू करा जा सकता है ऑफ वेरियस पेपर्स विद गैप्स। ये दोनों के दोनों, चाहे आइदर जनरल रिव्यू और द रिव्यू ऑफ की पेपर्स विद गैप्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट लिटरेचर रिव्यू। अब नेक्स्ट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप, इसी में आ जाएगा, क्योंकि जब ये चीज करेंगे, यहाँ पे गैप निकालेंगे, तो इसके बाद यहां से जब कभी पहचान कर लेंगे, आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे रिसर्च गैप कौन सा है। कहने का मतलब ये है कि जो जिस चीज में काम किया जाना है, जिस टॉपिक पे रिसर्च करना है, जिस टॉपिक में शोध करनी है, उस टॉपिक पे ऑलरेडी काम कितना हुआ है, नया क्या करना है, तो उसके बीच में जो गैप होता है, मतलब गैप के बाद ही ऑब्जेक्टिव तय होते हैं। इसका मतलब रिसर्च गैप क्या है, क्या नहीं हुआ है, क्या क्या किया जा सकता है, और उस किए जा सकते के बाद कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो मैपिंग की जाती है। सो दैट इज व्हाट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप हो जाएगा। तो इसे यहाँ पे जब कभी भी लिटरेचर रिव्यू करेंगे, जनरल रिव्यू और रिव्यू ऑफ की पेपर्स विद गैप्स कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट्स के रूप में लिख देंगे कि ये रिसर्च गैप है। फिर क्या होगा, फिर होगा आइडेंटिफाइंग द एरिया ऑफ रिसर्च गैप। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि आइडेंटिफाइंग द एरिया ऑफ रिसर्च गैप। अब पहचानेंगे कि कौन कौन सा एरिया है रिसर्च गैप का। अब रिसर्च का कौन कौन सा एरिया है, मतलब जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं या जो भी रिसर्च गैप खोजे गए हैं उनके कौन कौन से एरिया है, मतलब किस किस क्षेत्र में अप्लाई होते हैं या फिर किन किन क्षेत्रों में अप्लाई हो सकते हैं, अगर हुए हैं ऑलरेडी तो है वो एरिया निकालना है। और फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अब देखिए रिसर्च है, जिस चीज में रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें रिसर्च प्रॉब्लम भी है, जिसे रिसर्च क्या बोलते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन करना, पहले तो रिसर्च प्रॉब्लम को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफिकेशन के बाद पहले गैप करना, फिर आइडेंटिफिकेशन भी कर रहे हैं और फिर उसको डिफाइन कर रहे हैं। रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने का मतलब है डिफाइन करना। अब डिफाइन जब करेंगे तो एक्सप्रेस करेंगे तो मैथमेटिक्स के रूप में करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कर सकते हैं, किसी और में कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चनायर कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ किसी भी रूप में कर सकते हैं। जिस भी रूप में रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब जो जिस पे रिसर्च किया जाना है, जिस पे शोध किया जाना है, उसको फॉर्मुलेट करना, मतलब सूत्रबद्ध करना है ना, इस तरीके से उसमें सूत्रात्मक करना उसे, और उसके जिस तरीके से एक्सप्रेस करना, और वो डिस्क्रिप्शन मैथमेटिकली भी हो सकता है, डेफिनेशन और किसी और तरीके से भी हो सकता है ऐसे। एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन रिसर्च गैप। अब रिसर्च गैप पता चल गई कि कौन कौन से रिसर्च गैप है, मतलब किन किन क्या क्या नहीं हुआ, क्या हो सकता है। तो उसमें से अब अगर हर एक, ऐसा भी हो सकता है कि इंडिविजुअल रिसर्च गैप में इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव निकल जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कई सारे रिसर्च गैप का एक ही ऑब्जेक्टिव बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसे कहते हैं मैपिंग, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मैपिंग। मतलब मैपिंग करना मतलब हो गया कि बहुत सारे, या तो हो सकता है क्लब करना, सिमुलेट करना, जोड़ देना, समिंग करना, कि बहुत सारे रिसर्च गैप को एक ही जगह पर ला करके बोल दिया कि ये एक ऑब्जेक्टिव, ये एक हम कर सकते हैं जिसमें ये चीजें जुड़ी हैं, ये गैप मतलब ये चीजें होनी है, ऐसा भी कर सकते हैं। या हो सकता है सिंगल मैपिंग भी हो सकती है कि भाई एक ही रिसर्च गैप इतना पावरफुल, इतना काफी है कि वो एक ऑब्जेक्टिव बन जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, और ऑब्जेक्टिव कई लोग 3 बनाते हैं, कई 2 बनाते हैं, कई 3 बनाते हैं, 4 बना लेते हैं, 5। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है डिपेंडिंग की ऑब्जेक्टिव के बाद जिस भी
एरिया पर रिसर्च किया जा रहा है, जिस भी टॉपिक पे रिसर्च किया जा रहा है, और उस ऑब्जेक्टिव, उस एरिया पर कितने ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो काम उस तरीके से बढ़ जाता है, इलोंगेट हो जाता है। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव हमेशा जब बनाए तो ऑब्जेक्टिव दैट शुड बी क्रिस्पी और दैट शुड बी टाइम बाउंड ऑल्सो, कि समयानुसार भी पूरे हो और कहीं ना कहीं वो क्रिस्पी भी हो, बहुत लेंथ वाइज भी ना क्रिएट हो जाए। अगर ज्यादा ऑब्जेक्टिव लोगे तो बहुत ज्यादा काम बढ़ेगा। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव हमेशा, जैसे कई लोग 3-4 लेते हैं, कई 5 ले लेते हैं ऐसे, तो इसका मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव जो समय से हो और जो चीज डिफाइंड हो जाए, क्रिस्पी हो और एकदम क्लियरली एकदम डिस्कस हो, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव लेते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव जब डिफाइन कर लिए, कुछ पॉइंट्स में ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव आ गए बेस्ड ऑन रिसर्च गैप, बेस्ड ऑन रिसर्च गैप इस ऑब्जेक्टिव को कर दिया, डिफाइन कर दिया और जो है परिभाषित कर दिया और बता दिया ये रिसर्च गैप है और रिसर्च गैप पूरे किए जाएंगे इन ये गैप रहे। और ये गैप कहां से खोजा? लिटरेचर रिव्यू से खोजा। और लिटरेचर रिव्यू कैसे आया? जब कुछ इंट्रोडक्शन भी पहले दिया, कुछ माहौल बनाया और कुछ इस तरीके से रिसर्च का या शोध का क्या बनाया, एक होता है ना कि उसकी पूरी पूरी रूपरेखा तैयार करी, तो ये चीजें इंट्रोडक्शन। तो उसके बाद नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रपोज्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड सॉल्यूशन मॉडल। तो इस तरीके से जिस चीज को ऑब्जेक्टिव बनाया है, मतलब जो भी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव बने हैं वो किस तरीके से सॉल्व होंगे, तो उसके लिए क्या क्या मेथोडोलॉजी है, मतलब किस मेथड से, यानी किस वे से, किस टेक्निक से, कौन कौन सी वो विधियां हैं, कौन कौन सी विधि है जिस विधि से कोई भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो रिसर्च गैप पे बेस्ड थे, और वो रिसर्च गैप लिटरेचर पे से निकल के आया, जो पिछला काम किया था और जो सोचा नया नया सोचा वो भी। तो इस तरीके से जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी से कैसे सॉल्व करेंगे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को और क्या क्या सॉल्यूशन मॉडल है, और जब इस तरीके से डिफाइन करेंगे क्या क्या प्रपोज कर रहे हैं तो सॉल्यूशन मॉडल खोजेंगे। और सॉल्यूशन मॉडल में ये भी देखा जाता है, सॉल्यूशन जो टेक्निक्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, उनमें ये देखा जाता है कि किस तरीके से अब भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं या मशीन लर्निंग का यूज कर रहे हैं, किन किन चीजों का यूज किया जा रहा है ये भी देखा जाता है। अब देखिए, अगर किसी भी चीज का लेटर सपोज अगर किसी सॉल्यूशन मॉडल को ले रहे हैं या किसी रिसर्च मेथोडोलॉजी को रहे हैं और कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो किसी डेटा पे करेंगे, भाई कोई चीज कर रहे हैं, लेटर सपोज कोई टॉपिक है कि कितना पावर जनरेट करेंगे, कितनी बिजली बनाएंगे, तो अब वो बिजली रिन्यूएबल के माध्यम से बनाएंगे या कोई और मेथड से बनाएंगे, या मान लीजिए कोई रिलायबिलिटी पे कर रहे हैं, अब वो रिलायबिलिटी टेक्निकल क्षेत्र की भी हो सकती है, किसी और क्षेत्र की भी हो सकती है, कोई इनोवेटिव मैकेनिज्म है उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो कोई ना कोई डेटा तो चाहिए ना। और अगर कोई भी अगर इस तरीके से है तो डेटा चाहिए, या जिस पे भी रिसर्च कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऑलरेडी जो पहले से हो रखा है वो उसका कुछ डेटा चाहिए, जो अभी भी एग्जिस्टिंग है कहीं पर वो डेटा चाहिए। फिर वो डेटा चाहिए तो डेटा को कलेक्शन करेंगे, तो डेटा कलेक्ट, जैसे सपोज कोई सिग्नल्स पे बोल रहा है कि सिग्नल, या फिर कोई ऐसे बोल रहा है कि कम्युनिकेशन पे कर रहा है, डिजिटल कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन, कोई पावर पे कर रहा है, पावर ट्रांसमिशन पे, तो वो सारा डेटा चाहिए, कितना जनरेशन है, कितना क्या कुछ है, किस एरिया, तो डेटा कलेक्शन होगा। तो डेटा कलेक्शन के बाद क्या होगा? डेटा प्री प्रोसेसिंग होगी किसी भी मॉडल में। अब देखिए इसमें भी केस स्टडीज हैं, इनमें भी केस स्टडीज हैं कि जो भी रिसर्च मेथोडोलॉजी है और आइदर सॉल्यूशन मॉडल्स हैं, दैट में भी अगर कितने प्रकार के प्रपोज किए गए हैं, 1 2 3 4 व्हाटएवर, तो उसमें जो है कि अगर कोई प्रकार लें तो सब में ऐसा ही होता है कि पहले डेटा ही लेंगे किसी भी मॉडल में, किसी भी अगर कोई सॉल्यूशन मॉडल दे रहे हैं, किसी चीज का हल निकाल रहे हैं तो पहले कोई डेटा होगा, कलेक्शन होगा, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर जो भी डेटा चाहिए प्री प्रोसेसिंग के बाद डेटा मिंटिंग माइनिंग होगी, फिर उसके बाद सिलेक्शन होगा, जो चाहिए जिस चीज के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव डिफाइन होंगे उसके अनुसार जो डेटा चाहिए होगा, जो काम का होगा उसे ले लिया जाएगा किसी भी रिसर्च मेथोडोलॉजी में प्रयोग डालने के लिए। और डिपेंडिंग कि किस तरीके की रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन किया है और कौन कौन से वेरिएबल, मैथमेटिकल है तो कौन कौन से वेरिएबल डिफाइन किए तो उनसे रिलेटेड डेटा चाहिए, उतना ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या है
फीचर सिलेक्शन एंड देन स्प्लिटिंग द डेटा, फिर उसके बाद और फिर चूज एंड अब एल्गोरिथम भी चूज करेंगे कि कौन कौन सी इनोवेटरी एल्गोरिथम्स है आजकल, अगर मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड अगर कोई है, मेटा यूरिस्टिक है मतलब अनुमान, यूरिस्टिक मतलब होता है किसी चीज का अनुमान लगाना, प्रिडिक्शन करना। अब प्रिडिक्शन बेस्ड एल्गोरिथम भी होती ही है, चाहे रैंडम फॉरेस्ट हो, एसवीएम बेस्ड हो, एलएसटीएम हो, बहुत सारी, और फिर कोई भी एल्गोरिथम चाहे वो नेचर इंस्पायर्ड हो, व्हाटएवर, मेटा यूरिस्टिक किसी भी तरीके की क्यों ना हो। फिर उसके बाद होगा कि मॉडल ट्रेनिंग, फिर जिस चीज को ले रहे हैं, जिस चीज का मेथोडोलॉजी ले रहे हैं, जो टेक्निक ले रहे हैं, उसमें डेटा को ट्रेन करना, फिर उसके बाद मॉडल का इवेल्युएशन करना, मतलब डेटा को सेलेक्ट करना, जैसे डिफाइन कर रखा है रिसर्च प्रॉब्लम उसके वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, फिर वैसा डेटा डालना, फिर उसके अकॉर्डिंग देखना कि जिस तरीके से प्रोसेसिंग कराए डेटा की, फिर उससे क्या रिजल्ट आ रहे हैं वो देखना हर समय से। अब वो रिजल्ट देखे जा सकते हैं कि कितने अंतराल में लिए, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, कितने फ्रैक्शन में लिए, वो सारे। और उसके बाद हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, मतलब फिर अगर अलग अलग पैरामीटर्स को, क्योंकि जब रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन किया होगा तो तब वहां पे ट्यूनिंग पैरामीटर्स के लिए ट्यूनिंग कोफिशिएंट्स होंगे, मतलब कोई कोफिशिएंट या कांस्टेंट अगर बदल जाएंगे, स्केलर अगर बदल जाएंगे तो कुछ डेटा में चेंज हो गया, या फिर रिजल्ट कम ज्यादा हो गया, कुछ और होगा, मतलब रिजल्ट में या फिर जितने भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं उनमें बदलाव हो भी सकता है, ज्यादा हो, बड़ा हो, किसी भी स्तर का बदलाव हो सकता है। तो ये चीजें करेंगे। इसके बाद देन मॉडल डिप्लॉयमेंट, अब जब ये सब चीजें हो जाएगा तो जिस जिसके लिए भी मेथोडोलॉजी है तो उस तरीके का जो टेक्निक है उसको कैसे डिप्लॉय करेंगे रिसर्च पे, जहां पर रिसर्च किया है उसमें कैसे लागू करेंगे तो देन व्हाट कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग एंड व्हाट अपडेटिंग की, देखते रहेंगे कि किस तरीके से कैसा डेटा डालने पर कैसा, किस तरीके का रिसर्च प्रॉब्लम के अनुसार जो भी डेटा चाहिए, इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी डेटा चाहिए, उसके बाद कैसा आ रहा है रिजल्ट, और लगातार जो पैरामीटर को बदलने पर कुछ पैरामीटर अगर चेंज हो रहे हैं इस तरीके से, तो वो फिर डेटा किस तरीके से बार बार, रिजल्ट किस तरीके से बार बार चेंज हो रहा है। तो ये सारा का सारा इसमें आता है, दैट विल कम अंडर प्रपोज्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड व्हाट सॉल्यूशन मॉडल। और फिर ऐसे ही जितने भी प्रकार के और वो सारा का सारा कैसा होगा, दैट वुड बी ऑब्जेक्टिव बेस्ड। तो यहाँ पे प्योरली ये सारे के सारे प्रपोज्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड सॉल्यूशन जो मॉडल होंगे, दैट वुड बी व्हाट ऑब्जेक्टिव बेस्ड, दैट वुड बी ऑब्जेक्टिव बेस्ड, मतलब जैसे मान लीजिए किसी के कितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, 1 2 3 4, वैसे एक ऑब्जेक्टिव तो नहीं लेते हैं, 2 भी नहीं, कम से कम 3 4 5 तो लेते हैं, इस तरीके के ऑब्जेक्टिव लेते हैं। तो अगर कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव ले रखे हैं तो हर एक ऑब्जेक्टिव के लिए, फॉर एवरी ऑब्जेक्टिव व्हाटएवर रिसर्च मेथोडोलॉजी इज प्रपोज्ड, मतलब किस तरीके का रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिसर्च का जो करने का ढंग है, तरीका है, वो कैसे प्रपोज किया गया और उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, ये सब निकलेगा। देन व्हाट, देन नेक्स्ट इज सपोज टू बी प्रपोज्ड टाइमलाइन एंड फ्रेमवर्क, मतलब पूरा का पूरा जो भी रिसर्च ले रखा है, दैट रिसर्च वुड बी कम इन व्हाट नंबर ऑफ टाइम, किस मात्रा में जो है, कितने समय में कोई भी रिसर्च हो जाएगा, उसे बोलते हैं टाइम फ्रेम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी ए फ्लो चार्ट के रूप में उसको दिखाते हैं कि कोई भी जितने के जितने ये रिसर्च मेथड ऑब्जेक्टिव्स ले रखे हैं वो कितने समय में पूरे हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड प्रपोज्ड टाइम फ्रेम और फ्लो चार्ट। फिर उसके बाद पब्लिकेशन, व्हाटएवर पब्लिकेशन मतलब ये है कि जो पहले छप चुका है काम, अगर ऑलरेडी जिस चीज के लिए रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं, जिस टॉपिक के लिए, जिस भी बात के लिए, जिस भी टाइटल के लिए बना रहे हैं, और जिस भी क्षेत्र से, हर एक डोमेन से जुड़ा हुआ, हर एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन से जुड़ा हुआ कोई भी रिसर्च प्रपोजल है, अगर उसके क्षेत्र में क्या पहले भी काम कर रखा है, कोई रिसर्च किया हुआ है कि जिस दौरान रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाया था लेकिन काम किया था, तो पब्लिकेशन, और या फिर रिसर्च प्रपोजल भी बन रहा है लेकिन पब्लिकेशन भी आ गए हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी बहुत सारी चीजें, मतलब पब्लिकेशन जिसमें रिसर्च प्रपोजल बन रहा है उससे जुड़े हुए पब्लिकेशन, अगर खुद के भी हैं या कोई और भी, क्योंकि कोई और इंक्लूड करेंगे तो दैट वुड बी रेफरेंस एज वेल, रेफरेंस में हो जाएंगे, और पब्लिकेशन खुद के भी है ना। नेक्स्ट इज रेफरेंसेस वो होते हैं जिनमें इंट्रोडक्शन में जिस तरीके से साइट किया हो, किसी बात को कहा है, तो किन किन ने कहा है, कहाँ पर, किस पेपर में भी कहा है, किन रिसर्च आर्टिकल्स में वो चीज बात है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स में बात है, ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन में, रिव्यू में भी डिफाइन करते हैं, रिव्यू में भी करते हैं, लाइक दिस ओनली। तो कई जगहों पर, खास तौर पर इंट्रोडक्शन में ये बातें थोड़ी लिखी जाती हैं, कहीं ना कहीं रिव्यू में भी थोड़े से जो है रेफरेंसेस को ऐड ऑन किया जाता
है। अब रेफरेंसेस ये हैं, तो दिस इज व्हाट called to be as the complete research proposal for any kind of for any title of research। अब थोड़ा सा अगर एक फटाफट ले लें, कैसे है कि via the medium of this learning research publication Infotech and Media this private limited, or we are just discussing, the discussion is going on what research proposal, which is also called state of art and synopsis as well and proposal drafting। तो इसको क्या क्या बोलते हैं, रिसर्च प्रपोजल भी बोलते हैं, स्टेट ऑफ आर्ट भी है, सिनॉप्सिस भी है, प्रपोजल ड्राफ्टिंग भी है। कोई एक टॉपिक होगा जिसे टाइटल बोलते हैं, उस पर रिसर्च किया जाएगा, उस पर शोध किया जाएगा, और हिंदी में शोध कहते हैं, और उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ वेज प्रोसीजर्स हैं। जैसे जब सबसे पहले एब्रीविएशन आएगा, फिर लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स आएगा। जैसे एब्रीविएशन का पेज खुल रहा है, तो जब लिख रहे हैं तो उसके पेज के नीचे हेडर पे, फुटर पे लिखा, या हेडर पे, वैसे फुटर पे ज्यादा लिखते हैं, लिख जाता है रोमन नंबर से नंबरिंग करते हैं, रोमन नंबर से एब्रीविएशन में, लिस्ट ऑफ टेबल से और फिगर्स पे। फिर उसके बाद क्या लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन। ये सब पहले किस पे आएगा, ये पहले कंटेंट वाले पेज पे लिखा जाएगा, ये सारा का सारा, और उसके बाद ऐसे ही करके लिखते हुए आएगा। फिर इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा। अब इंट्रोडक्शन के पहले पेज से पहला नंबर पढ़ना शुरू हो जाएगा, तो फिर इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा, फिर लिटरेचर रिव्यू लिखा जाएगा, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप देन वुड बी प्रोसीडेड, एंड लिटरेचर रिव्यू दैट would be what of two types, either general review or review of key papers with research gap। और इस तरीके से रिव्यू ऑफ की पेपर्स विद रिसर्च गैप में कई सारी केस स्टडीज को लिखा जाएगा। फिर उसके बाद आइडेंटिफाइंग द एरिया ऑफ रिसर्च एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव डिफाइनिंग बेस्ड ऑन व्हाट रिसर्च गैप। तो यहां से सबसे पहले रिसर्च फॉर्मुलेशन करेंगे, और प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई करिए उसको डिफाइन करेंगे, और ऑब्जेक्टिव बना लेंगे गैप, रिसर्च गैप पे बेस्ड होकर। और फिर ऑब्जेक्टिव कई सारे बन जाएंगे। जब ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे तो हर उन ऑब्जेक्टिव के लिए, फॉर एवरी ऑब्जेक्टिव, कौन कौन सा प्रपोज्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी है या सॉल्यूशन मॉडल है, सॉल्यूशन टेक्निक्स है। तो इसका मतलब हर एक ऑब्जेक्टिव के लिए क्या क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी को अप्लाई करके क्या सॉल्यूशन पाया, सॉल्यूशन तक मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, हर एक ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व करेंगे और क्या बता रहे हैं हर एक ऑब्जेक्टिव के बारे में। ये फोर्थ वाले पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रपोज्ड टाइम फ्रेम। फिर उसके बाद प्रपोज कितने समय में होगा और फ्लो चार्ट बन जाएगा। फिर देन पब्लिकेशन अगर कुछ है, देन रेफरेंसेस। सो this entirely covers the what research proposal and state of art synopsis as well as the drafting of any kind of research। तो इसी तरीके से an effective research that would be what, that would be published in the journals of repute or in conferences in various book chapters। कहीं पर भी इस तरीके की चीजें जब अपना कार्य छप जाता है, और that would be the part of some thesis also, that would be the part of some dissertation, the project or whatsoever। बहुत सारी ऐसी चीजों का जो है इस तरीके से ये सब पार्ट रहता है। या किसी भी रिसर्च को जब कोई प्रोजेक्ट हैंडलिंग करते हैं, जब किसी भी तरीके की कोई प्रोजेक्ट कमीशनिंग करते हैं, तो उससे पहले किसी भी चीज की शोध की जाती है, रिसर्च किया जाता है, तो वो ये सारा का सारा थोड़ा बहुत है। सो जितना भी है एंटायरली दैट कवर्स दिस। और अगर इसको थोड़ा और एलोंगेट करें, तो जब कभी भी कोई नई चीजों को इन्वेंट किया जाता है, अगर थोड़ा सा रिसर्च को और अगर फिर पब्लिशाइज कर दिया, पब्लिश हो गया, और फिर उसको और पेटेंट के रूप में कन्वर्ट कर दिया, पेटेंट बना दिया, तो उसमें पेटेंट लगवा दिया, तो किसी भी रिसर्च प्रपोजल को जिस रिसर्च से कुछ नए कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं, उनमें पेटेंट भी एड्रेस किया जा सकता है। So this entirely covers what research proposal, which is called a state of art, somehow synopsis or the drafting of some research